नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज प्रारंभ करते हैं यगदत्त शर्मा का उपन्यास अपराधनी। विमला और श्याम एक सोफे पर पास पास सटे बैठे थे। विमला का हाथ श्याम के हाथ में था और उसके नेत्र श्याम के सुडौल चेहरे पर कितना अनुपम सौंदर्य था। पुरुषत्व की साक्षात प्रतिमा था वे। विमला ठगी सी रह गई, स्तब्ध। तभी अचानक उनके कमरे की चटखनी धीरे से घूमी और नीचे गिर गई। द्वार की झिर्री तनिक खुली, परंतु द्वार बंद ही रहे। एक छाया सी किसी व्यक्ति की उन किवाड़ों के बीच की झिर्री के सामने से गुजरती दिखाई दी और विमला सहम गई। उसके मुंह से बड़ी जोर की चीख निकल जाती, परंतु श्याम ने सावधानी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। विमला की आवाज़ मुंह के अंदर ही गुमड़ कर रह गई। श्याम गंभीरता पूर्वक बोला, ये क्या विमला, क्या पगली हो गई हो? मैंने किसी व्यक्ति को द्वार पर खड़े देखा था। विमला घबराहट में बोली, होगा कोई नौकर होगा तुम्हारा, लापरवाही से श्याम ने कहा। परंतु दिल उसका भी धड़क रहा था और चित्त में बेचैनी से भी पैदा हुई थी। नहीं, नौकर नहीं था वे। नौकर को पता है कि मैं भोजन करके सो जाती हूँ। वे कभी इस प्रकार मेरे कमरे की चटकनी पर हाथ नहीं डाल सकता। भयभीत सी दशा में विमला ने कहा। फिर कौन था? श्याम ने पूछा। डॉक्टर रमेश, विमला ने फुसफुसा कर कहा। कहते कहते विमला का स्वर कांप उठा। उसकी वाणी धीमी पड़ गई। उसका बदन स्थिर न रह सका। वे गिर जाती यदि श्याम उसे संभाले न होता। श्याम ने धीरे से विमला के बालों में उंगलियां डालकर सहलाते हुए कहा, घबराओ नहीं विमला, ये डॉक्टर रमेश का आने का समय नहीं है। अभी तो वे अपने मरीजों से ही माथापच्ची कर रहे होंगे। और उसने विमला का सर अपनी छाती से सटाकर प्यार से उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, घबराओ नहीं, धीरे से उठकर देखो वे कौन था। मैं बाहर नहीं जा सकती श्याम, मेरे पैर लड़खड़ा उठेंगे, मैं गिर जाऊंगी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा है और मेरा सिर चकरा रहा है, विमला ने कहा। श्याम ने विमला को धीरे से सोफे पर लिटा दिया और स्वयं खड़ा होकर द्वार के पास गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और उसकी झिर्री से झांककर बाहर बरामदे में देखा। वहाँ कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा खोल दिया और बाहर जाकर इधर उधर दूर दूर तक नज़र दौड़ाई, परंतु उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। विमला ने तब तक शीशे के सामने खड़ी होकर कंधे से अपने बालों को संवार लिया, अपनी साड़ी की सलवटें ठीक कर ली और चेहरे को धीरे से तौलिया लेकर साफ करते हुए मुस्कुराने का प्रयास किया। श्याम अंदर आकर बोला, तुम भी बड़ी बावली हो विमला, तुमने व्यर्थ ही मुझे भयभीत कर दिया। डॉक्टर रमेश इस समय नहीं लौट सकते। विचार तो मेरा भी यही है श्याम, परंतु वे था कौन? दोनों देर तक इसी विषय पर बातें करते रहे। दोनों ही इस गुत्थी को सुलझाने का भरसक प्रयास किया, परंतु वे सुलझ ना सकी। शंका दोनों के मस्तिष्क को घेरे रही। विमला के चित्त पर उसका बहुत गहरा प्रभाव था। वे उसे भुलाने का जितना ही प्रयास करती थी, बात उतनी ही तीव्र वेग के साथ उसके मस्तिष्क को झंझोड़ने लगती थी। श्याम को लगा कि विमला पागल हो जाएगी। साथ ही उससे विमला पर क्रोध भी आ रहा था कि यदि ये स्थान सुरक्षित नहीं था तो इसने मुझे बुलाया ही क्यों? इसे मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। इसने ना तो अपनी आबरू का विचार किया और ना ही मेरी आबरू का। कोई सुनेगा तो भला क्या कहेगा? तभी विमला ने अपना हाथ धीरे से श्याम के हाथ पर रख दिया। श्याम के बदन में हल्की सी सिहरन आई और मान अपमान की बात उसके मस्तिष्क से लुप्त हो गई। उसने विमला के चेहरे पर देखा तो वे धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। श्याम छूटते ही बोला, मक्कार कहीं की, व्यर्थ ही डरा दिया मुझे भी। ये कैसा मजाक किया तुमने विमला? और उसने विमला का सिर अपनी छाती से लगा लिया। विमला भी श्याम से सट कर बैठ गई और श्याम के सुंदर चेहरे पर दृष्टि पसारकर धीरे धीरे बोली, मैंने मजाक नहीं किया है श्याम। देख नहीं रहे हो, मेरा बदन अभी भी काँप रहा है। द्वार पर अवश्य कोई था, मैंने स्पष्ट देखा था। मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया।
विमला धीरे धीरे अपने को संभालने का प्रयास कर रही थी, परंतु वे छाया अभी तक उसकी पुतलियों से लुप्त नहीं हो सकी थी। वे भयभीत थी। श्याम ने देखा कि अचानक ही विमला सुबक सुबक कर रो पड़ी। श्याम घबरा उठा। वे विमला को सोफे पर छोड़कर एक बार फिर उठा। उसने खिड़कियों से इधर उधर देखा, बरामदे में जाकर झांका, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। श्याम भी इस समय काँप रहा था। वे ना जाने क्या क्या सोच रहा था। श्याम फिर तनिक सावधान होकर बोला, विमला भयभीत न हो, संभल कर बैठो। इस प्रकार डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें स्थिति की गंभीरता से सामना करना चाहिए। विमला अपना रुमाल खोज रही थी। श्याम ने उसका रुमाल उसे दे दिया और उसने उससे अपना चेहरा साफ कर लिया। तुम्हारी टोपी कहाँ है? विमला ने पूछा। मैं नीचे रखाया था। अरे भगवान, ये तुमने क्या किया? होश में आओ विमला। वे रमेश नहीं था, शर्त लगाता हूँ। यदि वे रमेश हो, मैं 100 रुपये दूंगा, और रमेश ना हुआ तो तुम 1 रुपया देना। आखिर वे यहाँ इस समय क्यों आता? वे कभी दोपहर में नहीं आता। क्या आता है कभी? नहीं, विमला ने कहा। तो फिर मैं शर्त बंद कर सकता हूँ। वे अन्य कोई रहा होगा, श्याम बोला। विमला मुस्कुरा दी। श्याम ने उसे सांत्वना दी। विमला ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबा दिया। श्याम ने उसे सहारा देकर ऊपर उठाया और प्रेम पूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा। फिर बोला, विमला, इस तरह हम यहाँ नहीं रह सकते। तनिक बाहर जाकर देखो, कोई है तो नहीं बाहर। मैं नहीं देख सकती, विमला बोली। तुम्हारे पास थोड़ी ब्रांडी है? नहीं, विमला ने कहा। उसकी घनी भौहें काँप उठी। वे समझ नहीं पाई कि वे क्या करे। उसने अपने दोनों हाथ कसकर एक दूसरे से पकड़ लिए। वे चकित दृष्टि से चारों ओर देखने लगी। यदि रमेश कहीं बाहर हुआ तो क्या होगा, कहकर विमला ने मुस्कुराने का प्रयास किया, परंतु उसकी वाणी मौन रही। इसकी संभावना नहीं है। तुम जाकर देखो। तुम्हारा पति रमेश इस समय नहीं आ सकता। वे आया होता और नीचे उसने मेरी टोपी देखी होती तो वे ऊपर आता। वे द्वार से लौट नहीं सकता था। मेरे विचार से कोई नौकर ही होगा। नौकर आया? ये भी अच्छा नहीं हुआ, विमला भयभीत सी बोली। उसे ठीक किया जा सकता है। मैं उसे भय दिखा दूंगा। अफसर होने का चाहे और कोई लाभ ना हो, इतना तो है कि जो काम चाहूँ कर सकता हूँ। विमला ने सोचा, श्याम ठीक कह रहा था। वे खड़ी हुई और अपनी दोनों बाहें उसकी ओर को फैला दी। श्याम ने उसे सहारा देकर ऊपर उभार दिया। वे मन से उसे पूजती थी। विमला खिड़की तक गई। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर झांकी। वहाँ कोई नहीं था। वे द्वार खोलकर बाहर गई, फिर अपने पति के कमरे में गई, फिर अपने कमरे में आई। दोनों कमरे खाली थे, उनमें कोई नहीं था। वे फिर अपने सोने के कमरे में आई और श्याम से कहा, कोई नहीं है। मैंने चारों ओर देख लिया है, वे अभी तक नहीं लौटे। ये सब तुम्हारी आंखों का भ्रम था, श्याम बोला। मैं डर के मारे सूख गई थी। आओ बैठो, मैं कपड़े बदल लूं, विमला ने कहा। तो दोस्तों, इस प्रकार यज्ञदत्त शर्मा के उपन्यास अपराधिनी का भाग 1 समाप्त होता है। मैं जल्द ही आपके समक्ष भाग 2 लेकर के आऊँगी। नमस्कार।